हेलो प्यारे बच्चों, बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की। आरआरबी ग्रुप डी की जो ये वैकेंसी है, इसको हम टारगेट करेंगे, जिसके लिए मैं डेली लाऊंगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट से आपको एक हेल्प मिलेगी कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंदर और उन्हें हम कैसे ट्रिक्स के साथ लगा सकते हैं। ट्रिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि रटना है, समझना है और समझ के फिर अप्लाई करनी है ट्रिक्स। डेली हमारे साथ इस सेशन को पाने के लिए जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लेना। नए हैं तो जो है आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। यहां ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी का है, आया हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, देखो बच्चों, जो हमारा घन होता है उस घन का एक फलक ऐसे होता है, ठीक है, और एक और मैं ऐसे ले लूं, ये होता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये लाइन अगर यहां से ऐसे जुड़ रही है, ये ऐसे जुड़ रही है, ये ऐसे जुड़ रही है, ये ऐसे जुड़ रही है, ऐसे आपका घन बन के तैयार होता है। लेकिन उसका एक फलक कौन सा होता है? ये वाला होता है, जो कि किसकी तरह होता है? वर्ग की तरह होता है। और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ये और ये। उसने कहा इन चारों को जोड़कर, क्योंकि चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, उसने कहा इन चारों भुजाओं को जोड़कर हमें 24 मिला। अगर मैं इनको 4 से भाग करूं तो हर एक भुजा मुझे 6 मिल जाएगी। इससे मुझे पता चल गया भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी। ठीक है बच्चों। अब उसने कहा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। जो घन होता है उसका आयतन जो होता है भुजा का घन होता है। भुजा कितनी है? 6 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 216। ठीक है बच्चों। बट ये तो इसका कॉन्सेप्ट है ना, कैसे आया ये, क्यों करना है ये, वो तो मैंने समझा दिया। लेकिन पेपर में इतना नहीं करना है। पेपर में क्या करना है बेटा? ये ढूंढना है 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में ये देखो कौन सी संख्या पूर्ण घन है किसी का। 216 एकमात्र ऐसी संख्या है जो यहां घन है किसी संख्या का। अगर चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि पूर्ण घन है, तो आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि जो आयतन होता है किसका? घन का, वो होता है भुजा का घन। समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है? दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहां जाना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहां जाना है। उनकी औसत आयु 33 होगी। 2 व्यक्ति हैं तो 66 वर्ष, मतलब वो और उसकी पत्नी की कुल आयु 66 वर्ष होगी। कब? 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद। अब 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष बड़ी हो गई होगी उसकी पत्नी और 5 वर्ष बड़ा वो हो गया होगा। इसका मतलब 10 साल वो बड़े हो गए आज के हिसाब से। तो अगर इसमें से 10 माइनस कर दूं तो आज की जो उन दोनों की आयु है वो आपके पास यहां आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये काम करना है। तो अभी वो दोनों मिलके 56 साल के हैं। क्लियर हो गया? फिर जाना है ऑप्शन के अंदर। उसने कहा लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर लड़की की वर्तमान आयु 31 है और जो श्रीनिवास है वो उससे 4 वर्ष बड़ा है, तो वो क्या होगा? 31 और 4 35, तो कितने वर्ष हो गए? 66। जबकि अभी वो कितने के होने चाहिए? 56 के। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। फिर 26 पे जाएं, 4 वर्ष बड़ा वो है तो 30 का वो होगा। टोटल मिलके दोनों 56 के हो गए, जो कि बन गया। तो इसलिए ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो कहां से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे? ट्रिक समझ में आई? और कैसे ऑप्शंस का यूज करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में? बाकी और कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5-6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6-7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक ऐसी सिखाऊंगा, उसके बाद आपका ये आंसर कभी जीवन में गलत नहीं आएगा। क्या समझना है? देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है साकेत की वर्तमान आयु, और साकेत ऑप्शन में ढूंढो बच्चों कौन सा है? पहले वाला। तो पहले वाले जो अनुपात था उसमें 5 और बाद वाले अनुपात में उसकी संख्या है 6। ऑप्शंस में आपको वर्तमान आयु दी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा ऑप्शन से लगाना है। क्या करना है?
ये जो पहला अनुपात है ये देखो कब का है, 1 वर्ष पूर्व का है, और साकेत की वर्तमान आयु यहां पर दे रखी है सारी की सारी। ठीक है बच्चों, 1 साल पहले ये कितने का होगा, 25, ये 30, ये 24 और ये 29। उसने कहा साकेत इस अनुपात के हिसाब से 5 का था, तो 5 के पहाड़े में ही उसकी उम्र होगी। और ये ऑप्शंस में देखो 5 के टेबल में कौन कौन सी वैल्यू है, ये दोनों तो नहीं है, तो ये उनकी आयु नहीं हो सकती। समझ गए बच्चों। फिर उसके बाद 4 वर्ष के बाद, अभी 26 का है तो 4 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा बच्चों, 30 का। 31 का है तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा 35 का। तब उसकी आयु 6 के टेबल में होनी चाहिए, क्योंकि उसका अनुपात 6 का है। 6 के टेबल में ये तो आ रहा है 6 पंजे 30, 35 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। इस टाइप से आप अनुपात का यूज करके बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन का यूज जो है कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब ही ये होता है बच्चों x y a b जिसमें भी समीकरण बनी होगी उसकी अधिकतम जो पावर होगी वो 2 होगी। अधिकतम पावर, सबसे बड़ी उसकी जो पावर होगी वो 2 होगी। द्विघात का मतलब ये होता है। अब जैसे मैं इस ऑप्शन में जाऊं तो q की वैल्यू 3 है इसकी पावर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 है, क्योंकि इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहां पावर आधा बनेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां देखें 4x², तो x की जो अधिकतम पावर है वो 2 है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा द्विघात समीकरण यहां बनेगा, जो कि यहां के हिसाब से ऑप्शन 4 है। बी वाली समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी होती है। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले। देखो सेंटीमीटर, हम जो स्केल यूज करते हैं स्कूल में पढ़ते हैं टाइम, उसमें देखो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो होता है वहां कितने खाने बने होते हैं, 10, वो mm होता है। तो अगर हम mm से सेंटीमीटर में जाएं तो 10 की गुणा करके हम जा सकते हैं। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, लेकिन यहां मीटर की बात हो रही है। जब मीटर की बात करते तो 1 मीटर में ऐसे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये मेरे पास 36 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलने के लिए मुझे 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ये किस में बदल गया, मीटर में। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो अगर मैं इसे 1000 से भाग कर दूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। छोटी यूनिट को बड़े में बदलने के लिए भाग करते हैं, बड़ी यूनिट को छोटे में बदलने के लिए गुणा करते हैं। तो यहां हम 36/100 को 1000 से भाग कर देंगे, तो ये बन गया किलोमीटर। अब देखो बच्चों, 3 0 ये रही, 2 0 ये रही, 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो ये संख्या किस में बदल जाएगी, किलोमीटर में। तो यहां तो लेकिन 2 ही अंक है, 1 2, तो 5 करने के लिए आगे 0 लगा देते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, यहां दशमलव लगा लो, दशमलव की इधर एक 0 लगा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है थर्ड। इस टाइप से आप कर सकते हैं। ऐसा कन्वर्जन का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत पूछा जाता है ग्रुप डी के अंदर। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 64। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, अगर मैं इधर ये 5 संख्याएं ले लूं, 5 इधर 5 ले लूं, 5 कितनी हो गई टोटल, 10 संख्याएं हैं 11, एक संख्या यहां होगी। ठीक है बच्चों, अगर संख्याओं की औसत जो होता है उसकी गुणा संख्या में कर देते हैं तो टोटल आ जाता है। जैसे उसने कहा पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो इसमें मैं 18 की गुणा करूं तो इन 5 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 90। आखिरी वाले का क्या है, औसत 64। अब 64 की 5 में गुणा करूंगा तो 320, तो 320 और 90 410 इसके और इसके पास है। जबकि उसने कहा 11 संख्याओं का औसत था 41, मतलब इन 11 के 11 लोगों के पास कितनी वैल्यू थी, 41 गुणा 11, तो 1 4 और 1 5, 451 थी, जिसमें से 410 इन 10 लोगों के पास है। तो इसके पास कितना बचा, माइनस कर दो, तो कितना हो गया बच्चों, 41। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी, कैसे इनको सोल्व करते हैं हम लोग। X और Y सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं।
x, ये x है जिसमें हमने 5 और 2 के अनुपात में हमने क्या मिलाया है, सोना और प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, दूसरे वाले में 5 और 7 के अनुपात में मिलाया है, मतलब 5 हिस्से यहां सोने के हैं तो 2 हिस्से यहां प्लेटिनम के, यहां 5 हिस्से सोने के तो 2 हिस्से प्लेटिनम के हैं। ठीक है, यदि हम मिश्र धातु की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु Z बनाते हैं तो इसका मतलब इसका सोना पहले वाले का और दूसरे का, दोनों का सोना इकट्ठा होकर तीसरे में चला जाएगा, लेकिन उसका अनुपात क्या होगा वो समझो। पहले वाले में जो अनुपात है वो है 5:2। इसका मतलब यहां 5 जो है सोने के हिस्से हैं, कितने में से, 5 और 2 7 हिस्सों में से, प्लस दूसरे केस में 5 7 है, 5 हिस्से हैं सोने के, कितने हिस्सों में से, 5 7 12 बटे में। ठीक है बच्चों, अब मुझे प्लेटिनम, उसने कहा तीसरी धातु जो बनेगी उसमें सोने और प्लेटिनम का अनुपात बनाना है, तो सोना ऊपर आ गया, अब प्लेटिनम बनाएंगे। यहां प्लेटिनम के कितने हिस्से हैं, 2 7 में से, यहां है 7 12 में से। अब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बच्चों, एलसीएम लेके 12 पंजे 60 प्लस 7 पंजे 35 बटे में 12 सत्ते 84 बटा में 12 दूनी 24 प्लस 49 बटे में 84। अब क्या करेंगे, इन्हों काट देंगे, 84 से 84 कट गया, ये कितना हो गया, 95:73, 95:73 जो कि ऑप्शन 2 में गिवन है। इस टाइप से आप ये मिश्र धातु वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी गलत नहीं आएगा ये वाला तरीका यूज करके। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्यकुशलता का अनुपात ज्ञात करें। देखो, अनुपात निकालना है कार्यकुशलता का। जब कार्यकुशलता का अनुपात निकालना हो, देखो उसने कहा पुरुष और महिला की कार्यकुशलता, पुरुष महिला। जब कार्यकुशलता निकालोगे तो यहां महिला और यहां पुरुष, उल्टा कर देना दिनों का अनुपात, दिनों का अनुपात, दिनों के अनुपात को उल्टा कर दो तो आपको क्या मिलता है, कार्यकुशलता का अनुपात मिल जाता है। क्योंकि समझो, अगर एक व्यक्ति एक काम करता है, दूसरा व्यक्ति 2 काम कर देता है, तो ये इससे डबल काम करता है तो दिन क्या लेगा, ये 2 दिन लेगा तो वो 1 दिन, क्योंकि अगर ये डबल काम कर रहा है तो ये दिन आधे लेगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हम दिन निकाल के उन्हें उल्टे लिख देंगे तो कार्यकुशलता मिल जाती है। क्लियर हो गया। अब दिन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। जब 20 महिलाएं 15 दिन में काम करती हैं तो एक महिला इन दोनों की गुणा कर दो, 15 गुणा 20, इतने दिनों में काम करेगी। ये एक महिला के दिन आ गए तो यहां एक महिला का दिन लिखना है मुझे, तो 15 गुणा 20। उसी तरीके से पुरुष का भी पुरुष के भी एक दिन आ जाएगा, मतलब एक व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, वो होगा 16 गुणा 15। अब क्या करा हमने, 15 से 15 काट दिया, 5 चौक 20, सॉरी 4 से कटेंगे दोनों, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो अनुपात क्या बन गया, 5:4 बन गया। क्लियर हो गया ना। तो क्या करना है, कार्यकुशलता का अनुपात चाहिए पुरुष और महिला का, तो महिला और पुरुष के दिनों का अनुपात निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। यदि 2 संख्याओं का योग 430 है और उनका मैस है 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या युग्म है। बच्चों, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ क्या होता है, मतलब मैस क्या होता है, सबसे बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को काट देगा। अब समझो, इसका मतलब 43 है तो 43 सबसे बड़ी वह संख्या है जो उनको काटेगा, उससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी। अगर वो 43 से अलग किसी और संख्या से भी कट रहा है तो वो उसका मैस हो ही नहीं सकता। समझने की बात है। 215 से कट रहा है, जबकि वो अधिकतम 43 से कटनी चाहिए दोनों संख्याएं, तो ये मैस नहीं हो सकता। ये 2 से भी कट रहे हैं, 43 से भी, तो 43 से अलग भी किसी संख्या से कट गए तो ये भी नहीं होगा। ये भी 2 से कट रहे हैं 43 से अलग, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ यही 2 संख्याएं हैं जो 43 से दोनों कट रही हैं, 43 से अलग किसी संख्या से दोनों नहीं कट रही हैं। कैसा लगा ना कॉन्सेप्ट, बढ़िया। तो आगे से ऐसे ही इसको यूज करना है और अपना आंसर निकाल लेना है मैसे का, इस टाइप के क्वेश्चन का। 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, लगभग पूछा है आपसे आंसर। तो बच्चों आपसे क्या पूछा, कितना समय लगेगा, तो यहां समय क्या होता है, यहां समय के लिए हम लिखेंगे बराबर जो बड़ी चीज है उसका आयतन ऊपर, और बड़ा क्या है यहां घनाकार पानी, तो घनाकार के आप उसमें जो उसका आकार है उस आकार में ये टंकी है, उसका आयतन होता है भुजा का घन बटे में, जिससे पानी आ रहा है इनलेट वो है किसमें, सिलेंडर की फॉर्म में, उसका आयतन क्या होगा, उसका एरिया जो कि 2 पाई आर स्क्वायर, और जो उसकी गति होगी, गति कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड, ये लेंगे। ऊपर 8 हो गया, नीचे क्या है पाई होता है 22/7, आर का वर्ग करना है, लेकिन बच्चों आर है 3.5 सेंटीमीटर जबकि ये है मीटर प्रति सेकंड, तो इसे 100 से भाग करो तब ये मीटर में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 0.035 इंटू 0.035 और इंटू में 2, इसे सोल्व करेंगे तो 17.3 के लगभग आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 3 में गिवन है। समझ में आया कैसे हम निकालते समय ऐसे क्वेश्चंस में? फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल वर्ग होता है वो x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस 2 गुना में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। ठीक है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 11, तो 11 का वर्ग बराबर इसका मुझे मान चाहिए, तो ये यहीं रखो। अभी हम ट्रिक भी समझेंगे, तो 2 गुना इसका मान दे रखा है जो कि 42 है, इसका मतलब क्या है, इसके वर्ग में से इसका 2 गुना माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो 121 में से माइनस करना है 84, 7 इकाई अंक बना, तो ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, वर्ग करके 2 गुना माइनस करना है दूसरे वाले का, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। साइन थीटा प्लस कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, जहां थीटा एक न्यून कोण है, साइन थीटा को कोट थीटा में बदलना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक ऐसा काम करते हैं कि साइन और कोस दोनों किससे जुड़े हुए हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोट और कोसेक की एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका रूट कर दूं तो कोसेक का मान आ जाएगा, इसका रूट किया तो कोसेक थीटा आ गया, और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो मैं क्या कहूं इसको उल्टा लिख दूं, तो ये क्या हो गया साइन थीटा बराबर इसका उल्टा, तो ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप बस ऐसा वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों से जुड़ी हुई है, फिर आपका आंसर करेक्टली आ जाएगा। 5.19 गुणा में 3 प्लस 4.41 माइनस 0.9 का मान पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पॉइंटों को इग्नोर करना पड़ेगा, ये ट्रिक यूज करनी है, लगभग वाली संख्याओं का यूज करो, आपका आंसर सेकंड्स में आएगा। कैसे देखो, 25.19, अगर दशमलव के बाद वाली संख्या 0.5 से छोटी है तो संख्या को 25 मानो, ठीक है, गुणा में 3 प्लस 4.41 0.5 से छोटा है तो 4 मानो, 0.9 0.5 से बड़ा है तो 1 मानो। अब गुणा होगा पहले 75, फिर प्लस होगा, फिर माइनस 75, 4 79 माइनस 1 78, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर होगा। आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉइंटों में जाओगे तो बहुत टाइम यूज होगा ना, तो इसलिए इस टाइप से आप क्या करेंगे, लगभग वाली संख्या लगा के यूं सेकंड्स में निकाल सकते हैं। 2 व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन करना है, बहुत आसान है, 10 सेकंड से पहले पहले आंसर आएगा, बट हमेशा ऑप्शन का यूज करना है। कैसे समझाता हूं। 2 व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी,
तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। हमेशा क्वेश्चन में ये देखो पूछा क्या है, बस उसी का यूज करना है, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो इसका मतलब ऑप्शन में छोटे व्यक्ति की आयु दी है, ठीक है बच्चों। और बड़ा व्यक्ति 30 वर्ष बड़ा है, अगर छोटा 25 का है तो बड़ा कितने का होगा बच्चों, 55 का, 30 का है तो कितने का होगा, 60 का, 20 का है तो 50 का, 35 का है तो 65 का। समझे बात को। अब जो वो कहता है कंडीशन वो देख लो किस ऑप्शन में फिट बैठेगी। यदि 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले कितने का होगा, 20 का, ये भी तो 5 वर्ष छोटा हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसका 3 गुना, 20 का 3 गुना तो नहीं होता 50, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। 30, ये 25 का हो जाएगा, ये 55 का, ये गुणा में ही नहीं आया। ये 15 का हो जाएगा, ये 45 का, 15 ये 45 हो गया 3 गुना, ऑप्शन थर्ड मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो बड़े वाला छोटे का 3 गुना हो गया, कब, 5 वर्ष पहले। तो इस टाइप का जब भी आयु का क्वेश्चन आएगा तो भाई ऑप्शन का प्रयोग कर लेना, एक्स वैक्स हर चीज से बच जाओगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपए है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि क्या होती है, प्रतिशत हानि होती है बच्चों हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। अब आप देखो 2500 और 2375 में कितने का अंतर है, 125 रुपए का। 2500 रुपए की चीज को 2375 में बेचा गया, 125 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब हानि हो गई हमारी 125 रुपए। और क्रय मूल्य क्या था, क्योंकि 2500 रुपए की चीज थी, गुणा में 100। 0 से 0 गया, 125 का 2 गुना 250, 2 से काटा तो 5, तो 5%। ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर फ्रैक्शन में आता है और बहुत से बच्चे से गलत कर देते हैं। इसकी बहुत आसान सा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, कर लेना, बहुत काम आएगा। देखो क्वेश्चन को, उसने कहा P और Q अकेले कार्य को क्रम से 9 और 12 दिनों में करते हैं। देखो P कितने दिनों में करता है बच्चों, 9 दिन में, और Q करता है उसे 12 दिन में। आप हमेशा इनका लैसा निकालना। लैसा कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या का टेबल पढ़ो, 12 दूनी 24। देखो छोटी संख्या में आ रहा है वो टेबल में नहीं आ रहा, 12 तिये 36, 9 के टेबल में आ रहा है, 9 चौक 36 आ रहा है ना, तो इसलिए वही जो संख्या दोनों के टेबल में आ जाएगी वो इनका लैसा हो जाएगा। लैसा निकालने के बाद जो लैसा आया यही आपका टोटल काम होता है। इसका मतलब आपको 36 काम करने हैं। ये 9 दिनों में करता है तो 9 चौक 36, ये 12 में करता है तो 12 तिये 36। तो इसका मतलब 4 काम रोज ये करता है और 3 काम रोज ये करता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें ट्रिक क्या लगानी है, उसने कहा यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते, एक दिन Q करेगा फिर P करेगा। Q कितने काम करता है रोज, 3, फिर P करेगा 4। इसका मतलब हर 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं। अब काम कितने करने बच्चों, 36, 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, 5 बार में 35 काम निपटेंगे। लेकिन 5 बार का मतलब क्या है, हर बार 2-2 दिन ले रहे हैं ना हम, तो 10 दिन, 10 दिन में 35 काम निपट गए तो 10। अब जितने काम बचे हैं उसको लिखना है ऊपर। कितने काम बचे हैं, 36 करने थे, 35 हो गए, एक काम बचा है। अब जिसको करना है उसको नीचे लिखो, वो कितने काम रोज करता है। Q से शुरू किया, P पे खत्म, Q से शुरू P पे खत्म, तो इसका मतलब P पे खत्म हो चुका है। Q करेगा जो भी काम करेगा, एक काम करना है। Q रोज 3 काम करता है, उससे भाग कर दो तो 10 सही 1/3, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन करना, कभी गलत आने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। बढ़िया लगा ना भाई, लाइक कर देना, शेयर जरूर करना सबको। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपए का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। बच्चों अंकित मूल्य पर आपको 25% की छूट मिली है, इसका मतलब अंकित मूल्य 100% था, 25% की छूट हो गई तो हमने खरीदा 75% पे। अब अगर 25% के हिसाब से देखते हैं तो 100% होता है 4 हिस्से, 75% होता है 3 हिस्से। तो इसका मतलब 4 हिस्सों वाली चीज मैंने 3 हिस्सों में खरीद ली। तो इसका मतलब 28,473
28 473 कितने हिस्सों के बराबर है? 3 हिस्सों के। तो 3 से भाग कर देंगे तो एक हिस्सा आएगा। चाहिए कितना? 100%, तो 4 से गुणा कर देंगे। आप चाहो तो इसे 75 से भाग और 100 से गुणा भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, 25% की छूट हो चुकी है, इसलिए 75% पे हमने खरीदा। ये याद रखना, खरीदने वाला रेट है तो खरीदा आपने 75% पे, तो इसलिए 75% के बराबर होगा, मतलब 3 हिस्सों के। इसीलिए 3 से भाग करेंगे तो एक हिस्सा बनेगा और 4 से भाग करके गुणा करके फिर वो टोटल बन जाएगा। तो इसे भाग करें, 3 नम 27, 3 चौक 12, 3 नम 27, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 36 और 1 37,964, जो कि आपका ऑप्शन 1 में गिवन है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, ये जब भी बात करेगा तब हमेशा में से निकालना है बच्चों, आप लोगों को में से। ठीक है बच्चों, जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। मतलब क्या है? ऐसी एक लंबाई निकालो जिससे मैं बार बार नापूं तो आखिरी बार जब नपे तो पूरा पूरा नप जाए, कपड़ा बचे ना और आपका कम में ना रहे, ऐसे टाइप। तो उसमें हम निकालते हैं में से। लेकिन जो आंसर दे रखे हैं में से कि वो सब सेंटीमीटर में है बच्चों, हमारे क्वेश्चन क्या है? मीटर में, तो उन्हें बदल लेंगे। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर होता है 525 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 735 और 490 मतलब 490। इन तीनों का में से जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब में से वो भाग होने चाहिए, जैसे 45 है तो 5 नम 45 होता है, तो 5 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी। 9 का रूल क्या होता है? सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 5 10 2 12, यही नहीं कट रहा। इन तीनों का योग क्या है? 12। अगर एक भी संख्या नहीं कटी तो में ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता भाई। ऐसे ही 55 क्या होता है? 5 गुना 11, ये 11 से नहीं कटता। 11 का रूल क्या है? इन दोनों को जोड़ो, इसे माइनस करो, अगर ये या तो क्या आना चाहिए? 0 या 11 के टेबल में, ये तो 8 आया है, तो ना 11 से कट रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 25 का मतलब है कि 5 से 2 बार कटनी चाहिए, ये संख्या 5 से 1 बार कट जाएगी, दूसरी बार नहीं कटेगी, तो ये तीनों उसके में से नहीं हो सकते। में से क्या है? 35। 7 पंजे 35, बात को समझो, 7 पंजे 35, 5 से तो सारी कट रही है क्योंकि आखिर में 5 और 0 है। 7 7 7 49, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 7 49, कट रही है ना सारी। तो इस टाइप से डिविजिबिलिटी का रूल लगा के आप में से निकालेंगे, अलग से में से नहीं निकालना है, बड़े वाले मेथड से। ठीक है बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है और आंसर्स आ जाएंगे। 2000 रुपए की राशि पर 8.25 वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन बहुत आसान सा तरीका समझाता हूं, समझ लेना। इसको दिनों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले तो साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन तो सीधा दे रखा है 2000 रुपए, दर भी दे रखी है 8.25। समय की दिक्कत आती है। अब बच्चों फरवरी में 28 दिन होंगे, उसमें से ये जो 7 है इसे माइनस करेंगे, 21 दिन लेंगे। ठीक है, इस 7 को काउंट नहीं करेंगे। फिर फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च में पूरे 31 दिन होते हैं। फिर अप्रैल 20 अप्रैल तक लेना, तो ये 20 पूरा लेंगे। 2 3 2 5 2 7। अब याद रखना, या तो इधर का 7 छोड़ देना या उधर का 20 छोड़ देना। 7 छोड़ के बाकी के दिन ले लिए तो उधर पूरा 20 दिन ले लेंगे। अगर इधर 7 भी काउंट कर देते तो उधर का 20 नहीं लेते। ठीक है, या तो पहले दिन लेंगे या तो लास्ट का दिन लेंगे। 72 दिन हो गए। 72 दिन बटे में 365 लेंगे। अब आपने 28 क्यों लिया? क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है और उसमें 365 दिन होते हैं। बटे में 100 रखेंगे। अब इसका जो भी सोल्व करके आंसर आएगा आप लोग कमेंट करना, पॉइंटों में आएगा बट उसको लगभग संख्या में बदल देना और फिर मुझे बताना आपका आंसर क्या है। ये कमेंट करना है, इतना आपका होमवर्क है। यदि समीकरण ax² + x + b = 0 के मूल बराबर है। बच्चों किसी में भी जैसे x y में कोई इक्वेशन बनी है, x की अधिकतम पावर निर्धारित करती है कि वो किस टाइप की इक्वेशन है। यह है क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण,
क्योंकि इसकी अधिकतम पावर है 2। और जब भी ऐसी संख्या और उसके मूल बराबर हो तब होता है b स्क्वायर बराबर 4ac। अब लेकिन BAC क्या होता है, ये वाले ABC नहीं जो इसमें लिखे हैं, समझना बात को, ये RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ऐसे कंफ्यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वाले को तो हम A कहते हैं, वो है, एक्स के साथ वाले को हम B कहते हैं, यहां नहीं है तो 1 गुणा करेंगे, 1 है B का मान, और जो अकेला होता है उसे कहते हैं C। तो यहां C का काम B कर रहा है, B का काम A कर रहा है, और A का काम तो A ही कर रहा है। तो B की जगह क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर, 4 इंटू A की जगह A लिखना है, और C की जगह लिखना है B। तो 1 का स्क्वायर 1 बटे में 4 आ जाएगा बराबर AB। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। तो ये सत्य है। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल, जब जाना और आना बराबर दूरी हो तब औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का, वो होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। x मतलब जाने वाली चाल, y मतलब आने वाली चाल। एवरेज स्पीड उसने कही है 15 है, बराबर 2 गुना x कितना दे रखा है 20 गुना y हमें नहीं पता, बटे में 20 प्लस वाई। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करते रहना। इधर आएगा 15 दूनी 30 प्लस 15y बराबर 20 दूनी 40y, क्या हो जाएगा 300 बराबर 25y। 15 उधर जाके घट गया, 25 1 25, 25 दूनी 50, तो क्या चाल हो गई 12। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया। जाने की चाल कितनी थी 15, आने की कितनी आ गई 12। एवरेज क्या निकल के आया था 15 उसने दिया हुआ है, 20 जाने की थी, 12 आने की आ गई, औसत उसने 15 दिया है। ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। अब उसकी आसान सी ट्रिक समझो, समझाता हूं, बहुत आसान होता है। उसने ऐसे एक दे दिया, उसके आगे कहा यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है। पहला जो चीज इसमें समझने वो दिमाग में बैठा लो बच्चों, 500 कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर में पूछा तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य दिया 500 का है, पूछा 1 का है, तो 1 का ही निकालो स्टार्टिंग वाला भी। 500 का निर्माण किया जाता है तो प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना है 1 लाख, तो इसे 500 से भाग करो पहले तो इसका मतलब 200 श्रम लागत है उसकी। समझे बात को, एक कैलकुलेटर की श्रम लागत है 200, उस पे उसने कहा कि निर्माता को 44% का लाभ होना चाहिए। 200 रुपए पे 44% का लाभ चाहिए मुझे, तो इसका मतलब मुझे 144% चाहिए, तो यही गुणा कर देना 144 बटे 100। ठीक है बच्चों, लेकिन अब बात आती है, ये जो प्रत्यक्ष श्रम लागत था ये केवल टोटल का 24% था, तो ये जो धन है ये 24% का हिस्सा है, मुझे चाहिए 100%। पूरे कैलकुलेटर की बात करनी है तो क्या करूं, 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 24 से मैं इसे भाग कर दूंगा और 100 से मैं इसे गुणा कर दूंगा, तभी तो आएगा। मैं 24 से भाग करती एक हिस्सा, 100 से गुणा करती 100 हिस्से, मतलब पूरा परसेंटेज बन गया, 100 से 100 कट गया। 24 से कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 और 2 से 6, 6 दूनी 1200, तो एक कैलकुलेटर की कीमत 1200 रुपए रखी जानी चाहिए। इसमें टोटल धन निकालने के लिए बोलेंगे आपको सभी, बट वो नहीं करना है, इसी एक से निकाल देना है। देखो बहुत प्यारा सा ग्राफ का क्वेश्चन, 2015 से 16 पे जाना है, 2015 से 16, देखो 15 से 16 गया, 12.6 था, उसका बढ़ के 18.6 हो गया। उत्पादन कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछा गया है। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, कितनी वृद्धि हुई बटे में ओरिजिनल गुणा 100। अब कितने की वृद्धि है बच्चों, ये 9 है, 18.9, 9 में से 6 गया 3, 18 में से 12 गया 6.3 की वृद्धि है। अब फॉर्मूला लगाओगे तो वृद्धि बटे में ओरिजिनल जो क्या था 12.6 और गुणा में 100 कर दो, ये हो गया, ये 2, ये 50, तो 50%। लेकिन अगर ओरली समझो 12.6 से 6.3 की वृद्धि हुई, 12.6 का आधा होता है ना, अगर आधे की वृद्धि हो रही तो 50%, चौथाई की वृद्धि हो रही है तो 25%, तो सीधा यहां से ओरली भी पता चलेगा कि 50% की वृद्धि की गई है।
6, 18, 39 और x का समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी संख्याएं समानुपात में हो तो पहली और आखिरी संख्या की गुणा, इन दोनों की गुणा 6 गुणा x बराबर होती है बीच की दोनों संख्याओं के 18 गुणा 39। यहां काट दो 36 18, ये हो गया 117। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस टाइप से आप ये समानुपात वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। बढ़िया लगा है ना भाई? तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन तो मिलता रहे हर एक सेशन का। थैंक यू।